हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरी पिछली दोनों कहानियों को जो प्यार दिया उसके लिए फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन आपसे मुझे एक शिकायत फिर भी है। आपने हमारी कहानी को सुना लेकिन आप सब्सक्राइब करना फिर से भूल गए। तो दोस्तों, आपसे एक बार फिर से प्रार्थना करता हूं कि प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, जिससे मुझे ऐसी ही कहानियां आपके समझ लाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ज्यादा से ज्यादा डरावनी और दिल को दहला देने वाली कहानियां आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की अपनी ऊपर से नीचे तक डर से कपा देने वाली भूतिया कहानी। दोस्तों, जयपुर में एक दीपक नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन की बात है जब दीपक उस दिन सुबह जल्दी जाग गया था। रविवार का दिन था और उसे जयपुर में एक जमीन देखने जाना था। दीपक एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। अच्छी सैलरी थी, खुद की गाड़ी थी और हाल ही में उसने शहर में अपने लिए एक फ्लैट भी खरीदा था। घर में शादी की बात चल रही थी और जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी उसी के ऑफिस की फ्रेंड प्रीति से, जिसके साथ उसका अफेयर था। लेकिन साथ ही साथ दीपक का एक और सपना था कि वह जयपुर में अपनी खुद की जमीन लेकर उस पर अपने लिए एक आलीशान घर बनाना चाहता था। कुछ दिन पहले उसकी एक एजेंट से बात हुई थी जिसके जरिए दीपक को 3 गुंठे जमीन सस्ते दाम पर मिल रही थी और आज वह उसी जमीन को देखने जा रहा था। उस दिन प्रीति भी उसके साथ आने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर प्रीति का प्लान कैंसिल हो गया था। सुबह 7 बजे दीपक घर से निकला। रविवार का दिन होने के कारण ट्रैफिक भी बहुत कम था। करीब 10 बजे वह जयपुर पहुंचा और फिर सीधे एजेंट दिनेश के ऑफिस में चला गया। दिनेश ने उसका स्वागत किया, चाय पानी पिया और फिर दोनों गाड़ी से जमीन देखने के लिए निकल पड़े। जहां वह जमीन देखने जा रहे थे वो जगह मार्केट से 2-3 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में छोटे बड़े घर, कुछ होटल और कुछ दुकानें थीं। कुछ ही देर में दोनों उस जगह पर पहुंच गए। गाड़ी से उतरते ही दिनेश ने कहा, सर ये सामने की जमीन देखिए, तालाब तक जितनी जमीन फैली है सब आपकी हो सकती है। दीपक ने चारों तरफ नजर घुमाई। वाह, जगह तो काफी अच्छी है। वो जगह बाजार से ज्यादा दूर भी नहीं थी, ये सड़क के पास थी और वहाँ का माहौल भी बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन सबसे खास चीज थी सामने फैला एक छोटा सा तालाब। दीपक ने पूछा, यह कौन सा तालाब है? दिनेश ने तालाब को देखते हुए जवाब दिया, सर यह सैनी तालाब है, बहुत पुराना तालाब है। कहते हैं कि पहले यहाँ सैनिकों के परिवार रहा करते थे, उन्होंने ही इसे खुदवाया था। दीपक ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा, अच्छा तो इस तालाब को इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। कुछ देर दीपक ने आसपास की जगह को घूमकर देखा। जगह के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत हुई और फिर दोनों वापस घर लौटने लगे। दीपक गाड़ी में बैठने ही वाला था कि किसी ने उसे पुकारा, साहब साहब। उसने पलटकर देखा, तालाब के किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। दीपक को रुकते हुए देख वो औरत तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। दिनेश ने झट से कहा, सर चलिए, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन दीपक वहीं रुक जाता है और उस औरत की तरफ देखते हुए उसने कहा, रुको, लगता है वह औरत हमारे पास ही आ रही है। वो औरत और करीब आ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। मटमैले कपड़े, बिखरे हुए काले सफेद बाल और झुर्रियों से भरा हुआ उसका चेहरा। वो औरत एक अजीब सी डरावनी आवाज में बोली, तू यहाँ घर बनाएगा? बुढ़िया की बात सुनकर दीपक थोड़ा सोच में पड़ गया। क्या जवाब दूं या चुपचाप निकल जाऊं? उसने फिर से वही सवाल दोहराया, तू यहाँ घर बनाएगा? इस बार दीपक ने धीरे से कहा, हाँ, मैं यहीं घर बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। इतना सुनते ही वो बूढ़ी औरत खुश हो गई। बना बना, जल्दी बना। लेकिन तभी उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया और उसने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन दीपक ने ये सब देखकर अपनी भौहें चढ़ा ली। वो औरत अजीबोगरीब तरीके से हंसते हुए बोली, यह जमीन मेरी है। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर दीपक और दिनेश दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी अचानक से वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं
तुझे ये जमीन दे दूंगी, पर इसके बदले तू मुझे क्या देगा। दीपक को कुछ समझ नहीं आया कि बुढ़िया क्या बात कर रही थी। दिनेश के मुताबिक जमीन तो किसी और के नाम पर थी। दीपक के मुंह से अचानक निकल गया, मतलब उसने उसी तरह से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुआवजा मुआवजा। दीपक के चेहरे पर उलझन थी। तभी दिनेश ने अपने सिर को हिलाते हुए दीपक से कहा, यह औरत पागल है, दिन भर यहाँ भटकती रहती है और लोगों को परेशान करती है। मुझे पागल कहा तूने? औरत गुस्से में दिनेश पर चिल्ला उठी। दिनेश ने फिर से कहा, सर चलिए हम निकलते हैं। दीपक ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। तभी वह औरत खिड़की के पास आ गई। उसे पास आता देख दीपक ने गाड़ी से हाथ बाहर निकाला। 100 के 2 नोट उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन वह औरत पीछे हट गई। उसकी गहरी धुंधली आंखें दीपक के चेहरे पर जमी हुई थीं। मुझे ये कागज के टुकड़े नहीं चाहिए। तुझे अगर यहाँ घर बनाना है तो मुझे अपने सीधे हाथ का अंगूठा देना होगा। और फिर वह जोर जोर से हंसने लगी, एक अजीब डरावनी कांपती हुई हंसी। दीपक बूढ़ी औरत की बात सुनकर सुन्न रह गया। उसकी अजीब डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। हाथ से नोट नीचे गिर गए, लेकिन खुद को संभालते हुए दीपक ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। कुछ दूर आगे जाने पर रास्ते में दिनेश ने कहा, सर उस औरत की बात पर ध्यान मत दीजिए, उसका दिमाग खराब है। दीपक ने बिना कुछ बोले गाड़ी चलाता रहा, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, मुआवजा, अंगूठा। बुढ़िया की बात सुनकर दीपक थोड़ा डरा जरूर था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अब इस बात पर शक होने लगा था कि कहीं यह जमीन किसी और के नाम पर तो नहीं। इसीलिए उसने एजेंट से कुछ दिनों का वक्त ले लिया और खुद से जानकारी निकाली। उसके बाद उसे यकीन हो गया कि एजेंट की बात सही थी और वो जमीन किसी बुढ़िया के नाम पर नहीं थी। उस खोजबीन के बाद दीपक पूरी तरीके से उस घटना के बारे में भूल गया था। उसके 2 हफ्ते बाद दीपक एक दिन फिर से प्रीति को लेकर उस जगह चला गया। प्रीति भी उस जगह को देखना चाहती थी। पिछली बार की तरह ही सुबह 11 बजे दोनों जयपुर के ऑफिस पहुंचे और फिर जमीन पर चले गए। इस बार दीपक को वो बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी। दीपक ने राहत की सांस ली। उस जगह को ठीक से देखने के बाद उसी दिन उन्होंने जमीन लेने का फैसला कर लिया। अगले 1 महीने में सारे डॉक्यूमेंट्स और पैसे के लेन देन पूरे हो गए और दीपक ने ठीक उसके अगले हफ्ते ही बंगला बनाना का काम शुरू कर दिया। बंगला बनने के काम को धीरे धीरे शुरू हुए 2 महीने बीत चुके थे। एक सुबह दीपक ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। हेलो, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। दीपक को उसकी आवाज अजीब लगी। दीपक ने कहा, हाँ गोविंद बोलो। साहब एक प्रॉब्लम हो गई है। गोविंद की आवाज घबराई हुई लग रही थी। उस आवाज से दीपक भी थोड़ा चौंक गया। क्या हुआ? तभी गोविंद कहता है, सर मैं ये बात आपको फोन पर नहीं बता सकता, प्लीज अगर आप जल्दी से यहाँ आ सकते हैं तो अच्छा होगा। गोविंद की बात से दीपक का मन थोड़ा बेचैन हो उठा। वह सोच में पड़ गया, आखिर ऐसा क्या हो सकता है? क्या पैसे की कोई दिक्कत है? लेकिन अगर ऐसा होता तो गोविंद ने फोन पर ही बता दिया होता। आखिर वहाँ हुआ क्या, जाकर देखना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा। अगली सुबह दीपक अपने प्लॉट की ओर निकल पड़ा। बंगले की जगह पर पहुंचते ही गोविंद उसी का इंतजार कर रहा था। दीपक के आते ही उन्होंने बैठने के लिए 2 कुर्सियां मंगवाईं। गोविंद ने जल्दी से कुर्सी खींचकर दीपक के सामने बैठते हुए कहा, साहब मैं सब बताता हूँ, सब कुछ, पर आप पहले बैठिए। दीपक के माथे पर सिकन थी। बताओ बताओ गोविंद, आखिर मामला क्या है? तुमने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? गोविंद ने एक लंबी सांस ली और फिर कहना शुरू किया, साहब कल शाम की बात है। रोज की तरह शाम 6 बजे हमने अपना काम बंद कर दिया था। सारे मजदूर चले गए और सिर्फ मैं और मेरा एक साथी, हम दोनों हिसाब किताब देखने के लिए रुके हुए थे। पर तभी अचानक गोविंद की आवाज धीमी हो गई। उसने इधर उधर देखा जैसे वह डर रहा हो कि कोई सुन ना ले। फिर वह आगे बोला, तभी अचानक एक बूढ़ी औरत आई। ना जाने वो कहां से आ गई थी। अचानक उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, आंखें गड्ढों में धसी हुई और चाल कुछ अजीब सी थी। उसने आते ही हमको गालियां देना शुरू कर दिया और वो बार बार यही दोहरा रही थी कि मुआवजा देना ही होगा। गोविंद की बात सुनकर दीपक की भौहें सिकुड़ गईं। मुआवजा? कैसा मुआवजा? गोविंद की आवाज में घबराहट थी। साहब वो औरत बहुत ही अजीब थी।
मुझे तो वह कोई आम औरत नहीं लगी। वो गुस्से में बड़बड़ा रही थी, आपको शराब भी दे रही थी और कह रही थी कि आपने उससे जो लिया है उसका मुआवजा तो देना ही होगा। मैंने किसी तरह उसे वहाँ से भगा दिया, लेकिन जाते जाते उसने मेरे हाथ में यह चिट्ठी पकड़ा दी और कहा, तुम इस चिट्ठी को अपने साहब दीपक के लिए दे देना। दीपक का दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा। वो औरत मेरा नाम कैसे जानती है? गोविंद ने नाम में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, साहब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुद डर गया था, इसीलिए मैंने तुरंत आपको फोन किया। गोविंद ने चिट्ठी आगे बढ़ाई। दीपक ने उस चिट्ठी को देखा, लेकिन गोविंद के सामने उसे खोलकर पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सिर्फ इतना कहा, अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा, लेकिन काम पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। दीपक ने वो चिट्ठी जेब में डाल ली और वहां से निकल गया। वहां से निकलने के बाद दीपक रास्ते में एक चाय की टपरी पर रुका। उसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। आखिर वो बूढ़ी औरत कौन है और क्या चाहती है? उसने जेब से चिट्ठी निकाली और उसे थोड़ा खोल कर देखा। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, मुआवजा देना ही होगा वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। दीपक के माथे पर बल पड़ गए थे। यह कौन बूढ़ी औरत है जो मुझे धमकी दे रही है और यह बुढ़िया क्या कर लेगी? गुस्से में उसने इस चिट्ठी को मरोड़ कर कूड़े में फेंक दिया और फिर चाय खत्म करके वहां से चला गया। इस घटना के बाद 1 महीने और बीत गया। दीपक अपने बंगले में काम में व्यस्त हो गया था। वो अक्सर अपने प्लॉट पर आता जाता रहता था, लेकिन इस बार वह धीरे धीरे उस बुढ़िया को भूल गया। फिर एक दिन सुबह 9 बजे दीपक अपने घर से ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर गोविंद नाम चमक रहा था। बोलो गोविंद, कैसा चल रहा है काम? दूसरी तरफ से गोविंद की आवाज घबराई हुई थी। साहब कुछ अजीब हो रहा है, पिछले कुछ दिनों से यहाँ अजीब घटनाएं हो रही हैं और कल तो बोलते बोलते गोविंद रुक गया। दीपक ने आगे पूछा, क्या हुआ था कल? गोविंद की आवाज कांप रही थी। साहब कल दोपहर 3 बजे के करीब एक मजदूर पास के तालाब में गिरकर मर गया। दीपक के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। क्या मौत हो गई जी? जी साहब, वह मजदूर पिछले कुछ दिनों से परेशान था। कहता था कि कोई उसकी चीजें इधर उधर कर रहा है, काम में बाधा डाल रहा है। उसने काफी बार मुझे यह बात बताई थी, लेकिन मैं जब भी देखता था वहाँ कोई नहीं होता था। और फिर कल अचानक उसकी लाश तालाब में मिली। दीपक ने गहरी सांस ली और कहा, गोविंद मैं दोपहर तक पहुँचता हूँ, तुम वहीं पर रहना, कहीं मत जाना। दोपहर तक दीपक अपनी गाड़ी से अपने प्लॉट पर पहुँच गया। गोविंद से बात की और उस मजदूर के घर भी चला गया। उसके घर वालों को उसने कुछ पैसे दिए और फिर वापस जयपुर आ गया। अब दीपक को इतना पता था कि वहाँ कुछ अजीब हो रहा है, पर उसका मन मानने को तैयार नहीं था। बंगले का काम लगभग पूरा हो चुका था और अब तक काफी पैसे भी खर्च हो चुके थे। नए मजदूर आ रहे थे और बीच में ही काम छोड़कर जा रहे थे, लेकिन फिर भी गोविंद ने निर्माण का काम रुकने नहीं दिया। और इन सब के बीच दीपक और प्रीति ने सगाई कर ली। फिर ऐसे करते करते 2 महीने और बीत गए। इन सब अजीब घटनाओं के बावजूद किसी तरह बंगले का काम पूरा हो गया। जनवरी के आखिरी हफ्ते में दीपक ने अपने नए बंगले की चाबी ले ली और उसके अगले दिन दीपक और उसकी पत्नी प्रीति दोनों अपने नए बंगले पर चले गए। कांग्रेचुलेशन दीपक साहब, गोविंद ने हाथ मिलाते हुए कहा। थैंक्स गोविंद, तुमने काम समय से पहले पूरा कर दिया। गोविंद हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन फिर उसका चेहरा गंभीर होता गया। कुछ कहना था गोविंद? दीपक ने पूछा। गोविंद रुका, फिर नाम में सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मैं चलता हूँ, कोई जरूरत हो तो बताइएगा। क्यों नहीं, आपको ही बताऊंगा। और हाँ, अगले रविवार को गृह प्रवेश की पूजा रखी है, आना जरूर। गोविंद ने इतना कहा और वहाँ से चला गया। जल्दी जल्दी मैं वहाँ से निकल रहा था। दीपक और प्रीति ने बंगले को पूरा देखा, फिर बंगले को ताला लगाया और वापस जयपुर लौट आए। गृह प्रवेश से 2 दिन पहले दीपक अकेले ही अपने बंगले पर चला गया। उसने पूजा के लिए सामान खरीदा और बंगले की सफाई करवाई। उसी शाम 6:30 बजे के करीब वो पास के तालाब की ओर टहलने निकल पड़ा। उसे वहाँ एक पुराना पेड़ दिखाई दिया।
उसने दूर से देखा कि कोई आदमी उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अंधेरा धीरे धीरे गिरने लगा था। आसपास सब तरफ एक हल्की धुंधली रोशनी थी। दीपक ने उस आदमी के पास जाते हुए कहा, नमस्ते, मैं दीपक हूँ, क्या आप यहीं कहीं के हैं? दीपक के सवाल के बाद भी वह आदमी तालाब की ओर मुंह किए हुए शांत बैठा रहा। दीपक उस आदमी के बगल में खड़ा था। जब दीपक ने दोबारा पूछा तो उस आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। वो आदमी दुबला पतला सा था, आंखें गहरी और काली, चेहरा इतना सूखा हुआ कि खाल खोपड़ी से चिपक गई थी। उस वक्त दीपक को अजीब सी घबराहट होने लगी थी। आपको यहाँ आसपास पहले कभी नहीं देखा था, बस इसीलिए पूछ रहा था। तभी उस आदमी के होठ हल्के से हिले और एक फटी हुई आवाज निकालते हुए कहा, मैं तुम्हारे बंगले में काम करता था साहब। दीपक को थोड़ा सा अजीब लगा, फिर भी दीपक ने अगला सवाल किया, अच्छा तो तुम गोविंद जानते हो, है ना? उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। साहब जानता हूँ, पर शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। दीपक को हल्की झिझक महसूस हुई, लेकिन उसने फिर भी पूछ लिया, मुझे लगा जैसे मैंने तुम्हें पहले देखा हो। दीपक को समझ नहीं आया कि उसे क्या जवाब दूं, पर तभी उस आदमी ने रूखी ठंडी आवाज में कहा, 2 महीने पहले इसी तालाब में एक मजदूर डूबकर मर गया था। दीपक को उसकी बात थोड़ी बुरी लगी। हाँ जानता हूँ, मैंने उसके घर वालों को मदद के तौर पर कुछ पैसे भी दिए थे। पर तभी उस आदमी की गर्दन एक अजीब झटके से टेढ़ी हो गई। उसकी आंखों से गाढ़ा काला पानी बह रहा था। उसका वह रूप देखकर दीपक का कलेजा धक से रह गया। शरीर खड़े खड़े थरथराने लगा और फिर उस आदमी के होठ थरथराते हुए हिलने लगे और वो आदमी दीपक से कहने लगा, मुआवजा तो देना पड़ेगा मालिक, इसके बिना कोई छुटकारा नहीं, मुआवजा तो देना पड़ेगा मालिक। इतना कहकर वो आदमी अचानक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और तालाब के गहरे पानी में कूद गया। वो नजारा देख दीपक का शरीर सुन्न रह गया। वो आदमी पानी में जाते ही गायब हो चुका था। वो एक पल के लिए भी फिर ऊपर नहीं आया। यह क्या था? दीपक के पूरे शरीर में झुंझुनाहट दौड़ गई। वह बदहवास होकर वहां से भागा और सीधे अपने बंगले के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। वह थका हुआ कुर्सी पर बैठ गया। उसका दिमाग सोच सोच कर चकराने लगा कि वह आदमी कौन था और तालाब में कूदकर वह अचानक कैसे गायब हो गया। यह मुआवजा क्या है? क्या मतलब है इसका? काफी देर तक वह उसी हालत में बैठा रहा। कुछ देर बाद उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ। तब उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 8 बज चुके थे। दीपक को याद आया कि गोविंद ने उसे खाने पर बुलाया था। उसने अपने आप को संभाला और गोविंद के घर की ओर निकल पड़ा। गोविंद का घर मार्केट से ज्यादा दूर नहीं था। दीपक वहां 8:30 बजे पहुंचा। गोविंद ने भी दीपक का बहुत अच्छे से स्वागत किया। कुछ देर इधर उधर की बातें हुई। गोविंद ने दीपक के चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा, साहब आप कुछ परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? दीपक की आवाज अब भी थरथरा रही थी। हाँ मतलब नहीं, गोविंद ने भौहें सिकोड़ते हुए। मतलब साहब, दीपक ने थोड़ा झुकते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ एक अजीब घटना घटित हुई। गोविंद ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ साहब? फिर दीपक ने उसे तालाब के पास हुई पूरी घटना बता दी। उस घटना के बारे में सुनते सुनते गोविंद का चेहरा भी गंभीर होता चला गया। गोविंद ने थोड़ी झुकते हुए अपनी बात कही, साहब आप पढ़े लिखे लोग हो, मुझे नहीं पता कि आप इन सब बातों को मानते हो या नहीं, इसीलिए मैंने आपको कुछ बातें कभी नहीं बताई। लेकिन अगर मैं कहूँ तो उस जगह पर कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ बाधा है। दीपक अब हैरान नजरों से गोविंद को देखने लगा। कैसी गड़बड़? गोविंद ने फिर से बताना शुरू किया, साहब जब से इस बंगले का काम शुरू हुआ हमारे साथ कुछ न कुछ अजीब घटनाएं घट रही हैं। कभी अचानक सीमेंट के बैग खराब हो जाते थे, कभी कोई चीज हाथों हाथ गायब हो जाती थी, रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी, और तो और शाम ढलते ही वहाँ पर कुछ काली परछाई दिखाई देने लगती थी।
और इसी कारण कई मजदूरों ने वहां बीच में ही काम छोड़ दिया था। कुछ ने तो दिन ढलने के बाद वहां पर काम करने से साफ मना कर दिया था। यह सब बातें सुनते हुए दीपक के रोंगटे खड़े हो गए। सच सुनने के बाद दीपक अंदर से पूरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर डर दिखने नहीं दिया। दीपक ने खुद को शांत रखा और फिर वह बोला, आप जो कह रहे हो अगर यह बात सच है तो मुझे भी यह सच जानना होगा। वह बंगला अब मेरा है और मैं वहाँ किसी तरह की अजीब चीजें बर्दाश्त नहीं करूँगा। गोविंद ने गहरी सांस ली और फिर उसे कहा, अगर कुछ मदद की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा, लेकिन बस आप संभल कर रहें। साहब खाना खाने के बाद दीपक वापस अपने बंगले पर आ गया। रात के 7:30 बजे दीपक ने थोड़ी देर प्रीति से फोन पर बात की और फिर टीवी देखते हुए वो वहीं पर सो गया, लेकिन उसका मन बेचैन था। करीब 10 बज चुके थे। दीपक बेडरूम में चला गया और लाइट बंद करके सो गया। रात 2 बज रहे थे। घड़ी की टिक टिक की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। बाहर हल्की चांदनी थी और उसकी सफेद रोशनी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। अचानक दीपक के कमरे की खिड़की जोर से हिलने लगी। उस आवाज से दीपक की नींद एक झटके में टूट गई। अभी तो वो ठीक से आंखें खोल भी नहीं पाया था कि उसे खिड़की में किसी की परछाई नजर आई। वहाँ कोई झुककर अंदर झांक रहा था। दीपक की आंखें धीरे धीरे स्थिर हुईं और फिर उसने ध्यान से देखा। वो वही बूढ़ी औरत थी। उसके लंबे सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में भयानक लाल अंगारों की तरह आग लगी हुई थी, पर वह बस उसे घूरे जा रही थी। उसका वो रूप देखकर दीपक के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसका गला सूख गया, सांसें तेज हो गईं। तड़पड़ाते हुए वह उठा और भागकर लाइट चालू कर दी। वहीं दीवार से सटकर खड़े होते हुए उसने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। कुछ देर शांत होने के बाद दीपक धीरे धीरे खिड़की के पास चला गया और डरते हुए उसने बाहर झांक कर देखा, पर बाहर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। लेकिन बाहर देखते हुए उसे एक आहट महसूस हुई। उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। एक अजीब सी ठंडक उसके कानों में रेंगने लगी। छाती और जोर जोर से धड़कने लगी और डरते डरते ही उसने पीछे देखा। वो वही खड़ी थी, वही बुढ़िया। अब और करीब उसके काले गंदे मांसल होठ हिल रहे थे और वह जोर से गुर्रई। बंगले के अंदर एक भयानक सी चीख गूंज उठी। उसी पल बंगले की सारी लाइटें एक झटके में बंद हो गईं। हर तरफ अंधेरा, सिर्फ अंधेरा था। दीपक से ये सब सहन नहीं हुआ और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर से सब तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैलता चला गया। सुबह 8 बजे के करीब खिड़की के अंदर आ रही सूरज की किरणें दीपक के चेहरे पर पड़ी और तब जाकर दीपक की आंख खुली। सुबह उठकर उसने देखा तो वह फर्श पर पड़ा हुआ था। उसे अपना सिर भारी लग रहा था। फिर एकदम से उसे रात की पूरी घटना याद आई और उसका कलेजा कांप उठा। जल्दी जल्दी उठकर वो नहाया और फिर तैयार हो गया और बंगले से बाहर जाने ही वाला था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। दीपक के सामने उसके चाचा विजयानंद खड़े हुए थे। तभी दीपक बोला, काका आप आ गए। काका को सामने देखकर दीपक ने राहत की सांस ली, क्योंकि काका ही उसके घर में गृह प्रवेश की पूजा करवाने वाले थे। उनको तंत्र मंत्र विद्या की जानकारी थी। काका ने अपने हाथ में पकड़े हुए बैग वहीं पर नीचे रखते हुए कहा, हाँ वैसे मैं रविवार को सुबह जल्द आने वाला था, लेकिन फिर मुझे लगा कि घर के कार्यक्रम में देर से जाना ठीक नहीं हुआ, इसीलिए थोड़ा जल्दी चला आया। दीपक हल्की घबराहट के साथ बोला, काका अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। काका ने एक लंबी सांस लेकर कहा, बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ आते ही मुझे सब मालूम हो गया। इस जगह पर बहुत कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। दीपक ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा। फिर दीपक ने बुढ़िया की मुलाकात के बारे में अपने काका को बताया। अब तक वहाँ जो कुछ हुआ था वह सब कुछ काका को बता चुका था। काका ने दीपक को हौसला देते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बेटा, अब यह मेरा काम है। काका ने उसे आत्मविश्वास दिया और फिर पूछा, क्या आज कोई यहाँ आने वाला है? दीपक ने बहुत सोचकर जवाब दिया, हाँ आज सिर्फ माँ पापा आने वाले हैं, वो भी शाम तक आ जाएंगे। काका ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है
मैं उन्हें फोन करके बोलता हूँ कि आज आने के बजाय कल सुबह आ जाना। आज रात मुझे यह बाधा हर हाल में घर से हटानी होगी और उसी के बाद ही कल सत्यनारायण की पूजा हो सकती है। दीपक ने थोड़ा झुकते हुए पूछा, काका कोई मदद चाहिए तो बताइए। काका हल्के से मुस्कुराने लगे और कहा, तू घर का मालिक है, तेरी मौजूदगी जरूरी है, पर घबराने की जरूरत नहीं, मैं जो कहूँगा बस वही करना। काका के आने से दीपक को एक अलग तरह का हौसला मिल चुका था। अब उसे पहले जितना डर नहीं लग रहा था। रात की विधि के लिए काका ने दीपक को कुछ सामान लाने के लिए कहा। दोपहर तक दीपक सब कुछ लेकर आ गया। फिर खाना खाने के लिए दोनों बाहर होटल में चले गए। खाना खाकर वापस लौटते समय शाम होने लगी थी। अंधेरा होने तक काका कोई नाम जप रहे थे। फिर रात 11 बजे के बाद पूरे बंगले के चारों ओर नमक और सफेद भस्म बिखेर दी। घर के बीचों बीच उन्होंने एक अग्निकुंड जलाया। दीपक अग्नि के पास बैठा था और उसके सामने काका बैठे थे। काका ने फिर से मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। रात धीरे धीरे गहती होती जा रही थी और तभी बाहर अचानक कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी, जैसे कोई दर्द से करा रहा हो। काका ने सफेद भस्म उठाकर मंत्र बुदबुदाते हुए दीपक के चेहरे पर फूंक मारी और उसी पर एक करती हुई बूढ़ी औरत की आवाज बंगले में गूंज उठी। काका ने आंखें बंद कर ली। आवाज को सुनते ही दीपक का सिर चकराने लगा। अब वो आवाज चारों तरफ से आ रही थी। दीपक को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुला जा रहा हो। काका ने अग्नि कुंड में भस्म डाली और आग की लपटें और तेज हो गई। इस जगह को छोड़ और यहाँ से चली जा, अब तेरा इस जगह पर कोई हक नहीं है, काका ने जोर से चीखते हुए कहा। दीपक के पेट में एक अजीब सी मरोड़ उठी। उसे लगा कि वह चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ेगा। उस पूरे बंगले के अंदर काका के मंत्रों और उस औरत की कर्कश खौं की आवाज ही गूंज रही थी। एक अजीब सा मेल बन गया था। तभी एक धमाका हुआ। दीपक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो जहाँ बैठा था वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे सब कुछ शांत होता चला गया। फिर जब उसकी आंख खुली तब सुबह के 7 बज रहे थे। तब काका ने दीपक को जगाया। जब तक वह नहा धोकर तैयार हुआ तब तक उसके माँ पापा भी बंगले पर पहुंच चुके थे। उसकी थोड़ी देर बाद प्रीति और उसके माता पिता भी घर आ गए। धीरे धीरे बाकी के रिश्तेदार भी बंगले पर इकट्ठा होने लगे। काका ने पहले ही पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। सत्यनारायण की पूजा निर्विघ्न संपन्न हुई। किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आई। पूजा के बाद काका ने दीपक को सख्ती से कहा, जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी से कुछ भी मत बताना। दीपक ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। दोपहर 2 बजे तक सब खत्म हो जाएगा। रिश्तेदार भी धीरे धीरे वापस जाने लगे। बस कुछ करीबी रिश्तेदार वहां रुक गए थे। शाम को जब कुछ सिमट गया, रोहन और काका बंगले से बाहर निकले। रास्ते में चलते हुए काका ने उसे कहा, कल रात उस औरत की आत्मा तुम में आ गई थी और शायद अब उसे मुक्ति मिल गई है। वह अब यहाँ फिर नहीं आएगी। और ऐसा कहते हुए उन्होंने रात की पूरी घटना दीपक को सुनाई। अब यह घर पूरी तरह से तेरा है, अब इस पर कोई साया नहीं है। दीपक ने उनकी बात सुनकर भावुक होकर कहा, काका अगर आप ना होते तो न जाने मेरे साथ क्या क्या होता। काका ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे जब मैं हूँ तो तुझे डरने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं निकलता हूँ। और इतना बोलकर काका वहाँ से चले गए। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अगली सुबह बाकी रिश्तेदार और उनके माता पिता भी अपने अपने घर चले गए थे। उसके बाद कुछ ही दिनों में दीपक ने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया और अपने रोजमर्रा के कामों में बिजी हो गया। बंगले का काम पूरा होते ही शादी की तैयारी शुरू हो गई। केवल 1.5 महीने के अंदर ही दीपक और प्रीति की शादी हो गई। अब तक बारिश का मौसम आ चुका था और शादी के बाद पहली बार दीपक और प्रीति अपने बंगले में जाने वाले थे। शनिवार की सुबह थी। रिमझिम बारिश कभी तेज हो रही थी तो कभी हल्की हल्की फुहारें आ रही थीं। और उसी दिन सुबह 9 बजे दोनों अपने बंगले पर जाने के लिए निकले। एक्सप्रेस हाईवे पर आते ही बारिश और तेज हो गई। दीपक सावधानी से ड्राइव कर रहा था।
करीब 1.5 घंटे बाद वह दोनों अपने बंगले पर पहुंचे। तब भी वहां बारिश हो रही थी। बंगला बस कुछ ही दूरी पर था। रोहन ने बंगले की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक मोड़ लिया और तभी सामने से एक ट्रक पूरी रफ्तार से उनकी कार की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। दीपक गाड़ी को संभाल नहीं पाया और एक जबरदस्त टक्कर हुई और उस टक्कर में गाड़ी के दरवाजों का लोहा दीपक के हाथ में आर पार घुस गया। कार का पूरा एक हिस्सा कट गया और दीपक का दायां हाथ भी कटकर दूर गिर पड़ा। दीपक जमीन पर लहूलुहान गिर पड़ा था। उसके कंधे से खून तेजी से बह रहा था। पूरी सड़क खून से लाल हो चुकी थी। उस मूसलाधार बारिश में लहूलुहान पड़े दीपक की नजर उस ट्रक पर चली गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वो ट्रक बारिश में आंखों के सामने से ओझल हो रहा था और तब दीपक को ट्रक के पीछे लिखे शब्द दिखाई दिए, जहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मुआवजा तो देना ही पड़ेगा दीपक बाबू। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी कहानी आप सबको जरूर पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, जिससे हम आपको ऐसी ही भूतिया कहानी लाते रहें। तो फिर हम आपसे विदा लेते हैं। अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।